डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल. टुडे वी शैल डिस्कस कैलकुलस. कैलकुलस में एटलीस्ट इतना कैलकुलस, इतना मैथमेटिक्स हम सीखने वाले हैं कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स में जितने कैलकुलस की ज़रूरत होती है, जितने मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे हम इस लेक्चर से सीख जाएंगे. ओके, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं हैं. इसके सिर्फ कंसेप्ट हम चेक करेंगे, कंसेप्ट हम सीखेंगे. कंसेप्ट सीखने के बाद इसकी कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपकी कमांड हो जाएगी कैलकुलस के ऊपर. ओके, तो ध्यान से समझिए, जो कैलकुलस है इसकी बेसिकली दो पार्ट है जिसको हमें पढ़ना है. सबसे पहला जो है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस, इसको आप बेसिकली इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रेशन. ये भी फर्दर इसकी दो क्लासिफिकेशन की जा सकती है. एक है डेफिनिट इंटीग्रल. डेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रेशन. कहीं कहीं पर आपने ऐसे देखा होगा ना, -1 to +1 ऐसे लिमिट लगा देते हैं. तो इसी को बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं. यानी एक डेफिनिट पीरियड में हम किसी चीज को मेजर करते हैं, जो कोई एरिया है उसको मेजर करते हैं, या कोई सम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर. तो इसी को बोलते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन. और एक दूसरा या डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस दूसरा होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि दूसरा वाला क्या होना चाहिए? इनडेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल ज्यादा. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे बेसिकली लिमिट नहीं लगी होती है. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है? डिफरेंशिएशन समझना है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस समझना है. डिफरेंशियल कैलकुलस को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे तो उसके लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो पहले बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो. सबसे पहले आपको पहले नंबर पर पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है. इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम बेसिकली प्लॉट करते हैं, तो कुछ आइडिया आपको ग्राफ का होना चाहिए. और ग्राफ में जो कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? स्लोप पर होना चाहिए. किस पर होना चाहिए? स्लोप पर होना चाहिए. तो डिफरेंट ग्राफ्स के स्लोप क्या होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? बच्चों ये समझ लीजिए कि जो स्लोप होता है वही बेसिकली क्या होता है? डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन इज द फंक्शन और अरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्लोप ऑफ ए कर्व. बात समझ में? तो स्लोप को स्टडी करना बहुत जरूरी है. जब आप इन दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेंगे या थोड़ा सा समझ लेंगे, इनकी समरी आपको पता होगी, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम मूव करेंगे. किस पर? डिफरेंशिएशन में. बात समझ में? अगर आपको ये दोनों क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो आप इनको स्किप मत करिए. फंक्शन को 2-2, 3-3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे मैक्सिमम. उसके बाद हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे. बच्चों कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपका उसमें नुकसान हो सकता है, आपके कंसेप्ट जो है थोड़ा वीक रह जाएंगे. तो डिफरेंशिएशन को अगर समझना है तो ये दो चीजें समझते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को मूव करेंगे. इंटीग्रेशन में मूव करने से पहले हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन में कमांड हासिल हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं फंक्शन को. ओके, ये सारी चीजें मिटा देता हूं मैं. तो डिफरेंशिएशन मेरा मकसद क्या है? डिफरेंशिएशन समझना. ओके, और डिफरेंशिएशन समझने से पहले सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? ओके, यू सी इन डेली लाइफ वी यूज टू मेजर सेवरल वेरिएबल्स. हम बहुत सारे वेरिएबल मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. सपोज टेम्परेचर है ना, फिजिकल वेरिएबल. टेम्परेचर एक फिजिकल वेरिएबल है. प्रेशर इज ऑल्सो ए फिजिकल वेरिएबल. ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लाइकवाइज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल विच वी यूज टू मेजर. ओके, ये जो वेरिएबल हैं
ये बदलते रहते हैं, इसीलिए तो ये वेरिएबल है, और बदलते हैं तो किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर डिपेंड करता है टाइम पर। क्या मेरी बात समझ में आती है? सुबह में टेम्परेचर कुछ कम है आजकल और दोपहर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? तो टाइम पर डिपेंड करता है। तो टाइम इज ऑल्सो ए वेरिएबल। लेकिन क्या टाइम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे जैसे? नहीं, टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड करता है, बट टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। टेम्परेचर बढ़े या घटे, टाइम तो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इससे एक बात यह समझ में आती है कि ये टेम्परेचर है ये भी वेरिएबल है, ये भी बदल रहा है। ओके, ये भी वेरिएबल है, और टाइम जो है ये भी वेरिएबल है। फर्क क्या है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? और ये कैसा वेरिएबल है? ये इंडिपेंडेंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, इनको इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेता हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और भी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 है। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक तो ये y भी वेरिएबल है और ये x भी वेरिएबल है। यहां पर x डिफरेंट डिग्रीज के साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स में आया है राइट हैंड साइड की तरफ। जनरली हम क्या करते हैं बच्चों? जनरली हम ये करते हैं कि x की कोई वैल्यू चूज करते हैं। x का जो डोमेन है वो बेसिकली कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। हम x को कहीं भी कुछ भी चूज कर सकते हैं। उस x की वैल्यू चूज करने के बाद हम y की वैल्यू क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि y की वैल्यू कितनी आई है। सपोज इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूं, लेट अस चूज x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी y एक्सिस पर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? x की वैल्यू सपोज कीजिए मैं 1 पुट करता हूं तो यहां भी 5 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई? y की वैल्यू 9 के बराबर आ गई। x की वैल्यू एक और चूज कर लेते हैं, -1 चूज कर लेता हूं तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहां स्क्वायर है तो +5 भी हो जाएगा। यहां सिर्फ x की पावर 1 है, ऑड पावर है तो -3 हो जाएगा। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई? 3 के बराबर आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आप देखेंगे कि मैं x को बदल रहा हूं तो y की वैल्यू बदल रही है, यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो x की कुछ वैल्यूज मिले, मुझे एक वैल्यू मिले या दो वैल्यू मिले। बात समझ में आती है? ओके, तो y की वैल्यू पुट करने पर भी मुझे x मिल रहा है, लेकिन जनरली मैं ये करता नहीं हूं। राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड की निकालता हूं। तो इससे मुझे ये बात पता लगती है कि y बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या मेरी बात समझ में आती है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किसका डिपेंडेंट वेरिएबल है? और x कैसा है? इंडिपेंडेंट, यानी x की कुछ भी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से पुट करता हूं। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को, इस इतनी बड़ी चीज को मैं कैसे लिखता हूं? मैं लिखता हूं y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज को छोटा करके मैं कैसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू fx। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हमेशा fx इसके बराबर नहीं होता। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। fx जो है वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, log x हो सकता है, e raised to the power x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे? y इज ए फंक्शन ऑफ x वेयर वैल्यूज ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। क्या मेरी बात समझ में आती है? इतना फंक्शन को बस जान लेना आपके लिए काफी है, वरना फंक्शन का तो बड़ा चैप्टर 3 हफ्ते में खत्म होता है। आपके लिए खाली इतना जान लेना जरूरी है कि फंक्शन होता क्या है, उसको लिखते क्या है, फंक्शन क्यों कहते हैं, इसमें डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। इसके फौरन बाद हम मूव करेंगे किस पर बच्चों? जो हमारा सेकंड आर्टिकल है, यानी कि ग्राफ। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप।
हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसको हमें समझना है वो क्या चीज है बच्चों? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बेसिकली क्या होता है? जब भी दो क्वांटिटी के रिलेशन को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ग्राफ की मदद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर। ग्राफ ही को हम बेसिकली दूसरे लफ्जों में रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, ग्राफ को हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली रिलेशन लिख सकते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज। ओके, और भी कई चीजें लिख सकते हैं, अभी आप इतना ही समझ लें। ओके, ग्राफ में सबसे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन का। इससे आपको काफी चीज क्लियर होने वाली। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों वो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसको बहुत कायदे से समझिएगा क्योंकि यहां अगर आप मिस करते हैं तो डिफरेंशिएशन फिर समझ नहीं पाएंगे आप अच्छी तरीके से। इसमें कितनी चीजें? चार चीजें। y जो कि आप जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आप जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट इज दिस m एंड c? m एंड c आर कांस्टेंट एंड समटाइम्स m वेरीज। ओके, c कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो m है ये बच्चों किसके बराबर है? m इज इक्वल टू द m इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं tan थीटा। अभी समझ में आएगा कि बेसिकली tan थीटा क्या होता है। अभी तो खाली आप नाम लिख लीजिए। c किसके बराबर होता है? c इज इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है इस स्ट्रेट लाइन का, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उसको हम किस में नापते हैं? c में नापते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बना लेते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। अब स्ट्रेट लाइन तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर कहीं भी हो सकती है। सबसे पहले मैं जो इस ग्राफ के इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसका नाम लिख लेता हूं। जो एक्सिस है x और y, ओके। तो यहां पर अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं, स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। मैंने एक जर्नल एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, m की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से c की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और आपके जीरो भी हो सकती है। ओके, क्लियर होती है बात? समझ में आती है? अब यहां पर m और c हैं कहां? m और c ही डिसाइड करते हैं कि ये लाइन होगी कहां। बात समझ में आई? तो याद रखिए ये जो बेसिकली ग्राफ या ये लाइन स्ट्रेट लाइन जिस जगह कट करती है y एक्सिस पर, यही बेसिकली क्या कहलाता है? यही इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, यानी ये c कहलाता है। अब ये कट तो यहां ओरिजिन पे भी कर सकती है, नीचे भी कर सकती है, ऊपर भी कर सकती है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्या बात क्लियर हो गई? अब m क्या है? m इज द स्लोप। तो लाइन का जो स्लोप है बेसिकली वो ये डिसाइड करता है। सपोज कीजिए मैं एक लाइन और बना दूं, कोई लाइन ऐसी बना दूं, तो ये लाइन और ये लाइन इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? यस नजर आ रहा है। इसका देखिए c भी यहां नेगेटिव पर है और इसका स्लोप इसके मुकाबले में कम नजर आ रहा है। तो स्लोप हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए डिफाइन करते हैं, जहां पर ये जो स्लोप है ये बेसिकली किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या कहां पर है? यहां पर। तो थीटा कहां पर है उसके लिए पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइन प्लॉट करिए इसको मिटा देता हूं। ओके, आप थीटा कहां पर है? याद रखिए जो थीटा है वो हमेशा एक्स एक्सिस से आप चलेंगे और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आप लाइन तक पहुंचेंगे। जैसे ही आप लाइन तक पहली बार पहुंचेंगे, ये जो आप एंगल मेजर करेंगे ये बेसिकली थीटा होगा। इसी का अगर आप tan निकाल लें यानी टेंजेंट tan थीटा निकाल लें तो यही बेसिकली क्या बन जाएगा? यही इस लाइन का स्लोप बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए कि जो थीटा है ये इट में वेरी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद वापस फिर लाइन एक ही जैसी हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 0 टू 180 ये थीटा वेरी कर रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, तो ये आपका tan थीटा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? m बोल रहे हैं, ये कैसा होगा भाई? ये पॉजिटिव होगा। अगर ये थीटा 90 और 180 के बीच में है तो tan थीटा किसके बराबर होगा भाई? tan थीटा जो कि बेसिकली m है,
ये कैसा हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या, या पॉजिटिव और नेगेटिव आप कैसे पहचानेंगे। देखिए जो वाई एक्सिस है, इसको अगर आप स्लोप के लिए रेफरेंस मान लें, तो वाई एक्सिस से जैसे ही आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकेंगे तो ये वाला स्लोप कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आप ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स में ही चलते हैं, तो इधर चलने में अगर हाइट बढ़ रही है आपकी स्लोप पर चलने, लाइन पर चलने पर, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव स्लोप पर है। और ये वाई एक्सिस अगर इससे आप माइनस एक्स एक्सिस की तरफ झुकते हैं तो बेसिकली जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और लाइन प्लॉट करूं, ओके, सपोज ये लाइन मैंने प्लॉट करी, ये वाली। अब ध्यान से देखिए कि ये लाइन बेसिकली इसका जो एंगल है वो कैसा है। देखिए एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये बेसिकली थीटा होगा। यहां पर जो थीटा है इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम पर जब भी हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा भाई, ये नेगेटिव आएगा। तो इस तरह की लाइन की जो y एक्सिस से उल्टे हाथ की तरफ यानी माइनस x एक्सिस की तरफ झुकी हुई होगी, तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, बेसिकली नेगेटिव होगा। अब अगर आपके स्लोप समझ में आता है स्ट्रेट लाइन का, तो हम कुछ और कर्व्स का भी स्लोप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जब स्लोप समझ में आ जाएगा आपके, तो बेसिकली आपको और भी चीजें समझ में आएंगी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, इसको जरा मैं मिटा देता हूं बच्चों। ओके, स्लोप समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। ओके, कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं इसको आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। सपोज करिए कि आपके पास एक सर्किल है। ओके, इस सर्किल में कोई भी 2 पॉइंट मैं चूज करता हूं। ओके, और इन पॉइंट से पास होती हुई मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको सीकेंट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे स्लोप पता करना है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं जो इसी पॉइंट से पास हो, तो ये क्या कहलाती है, ये बुलाती है टेंजेंट। ध्यान से समझिए, ये टेंजेंट ही बेसिकली tan थीटा से आया। tan थीटा जो है बेसिकली किससे आया, टेंजेंट से आया। sec थीटा कहां से आया, सेकेंड से आया। सेकेंड इज बेसिकली रिप्रेजेंट sec थीटा और टेंजेंट रिप्रेजेंट tan थीटा। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, यहां से आया। तो टेंजेंट क्या होता है कि किसी भी कर्व पर या सर्किल पर कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर अगर टच कर कोई स्ट्रेट लाइन निकल जाती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। सेकंड क्या होता है, किसी 2 पॉइंट पर टच करके जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब किसी कर्व को उठाते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कर्व ऐसा है। ओके, ऐसा कोई कर्व है। अब इस पर मुझे स्लोप पता करना है, तो ध्यान से इसको देखिए कायदे से। इसका किसी भी पॉइंट पर स्लोप फिक्स नहीं है, बल्कि वो वेरी कर रहा है। इस कर्व पर जो स्लोप है वो वेरी कर रहा है। बात समझ में आती है? अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट पर स्लोप पता करने के, तो इस पॉइंट पर स्लोप पता करने का तरीका क्या है भाई, जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो खुद ही स्लोप बता देती थी अपना, लेकिन यहां पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये इसका स्लोप पता करने का मतलब क्या है, पता करने का तरीका क्या है कि यहां पर आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे। तो टेंजेंट प्लॉट हो गया। टेंजेंट प्लॉट कैसे करेंगे, किसी एक ही पॉइंट पर टच होना चाहिए, वो कर्व के 2 पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे कि इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये मैंने लाइन खींची और यहां पर आप थीटा को मेजर कर लेंगे। लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस थीटा इज थीटा नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 पर जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा भाई, tan थीटा 1। ठीक है, इत्तेफाक से ये जो स्लोप है ये कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है ना। 0 से लेकर 90 के बीच में थीटा हमें समझ में आता है। ओके, एक कोई दूसरा पॉइंट चूज करता हूं, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब इस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूं स्लोप कैसा होगा। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर सबसे पहले मैं एक टेंजेंट प्लॉट करूंगा और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा और यहां पर थीटा मेजर करूंगा। सपोज ये आया थीटा 2 एंड यहां पर आप देखेंगे तो थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जो पॉइंट नंबर 2 है यहां पर अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं बच्चों, तो ये किसके बराबर होगा, tan थीटा 2 विच इज एक्चुअली नेगेटिव।
तो इससे आपको ये पता लगा कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है भाई। ऐसा कोई कर्व है जिसका नेचर है उसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप चेंज होकर पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है। क्या स्लोप जीरो भी हो सकता है? हाँ भाई, जीरो भी हो सकता है। आप इस पॉइंट पर स्लोप निकालने की कोशिश करिए, सपोज इट इज पॉइंट नंबर 3। ओके, यहां पर थीटा, यहां पर बेसिकली जो टेंजेंट होगा वही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना बनेगा? यहां पर जो थीटा टी है, थीटा 3 है, इत्तेफाक से वो 0 डिग्री के बराबर है। ओके, तो जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, यहां पर स्लोप कितना आ रहा है भाई? यहां पर स्लोप आ रहा है tan थीटा 3। इत्तेफाक से यहां पर जो थीटा 3 है वो 0 के बराबर है, तो स्लोप किसके बराबर आ गया भाई? 0 के बराबर आ गया। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी होता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बात समझ में? स्लोप जैसे ये वाला जो स्लोप है ये बेसिकली कैसा है? ओके, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका स्लोप बेसिकली क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ओके, अगर आपके स्लोप समझ में आता है तो अब हम डिफरेंशिएशन की बात कर सकते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन की बात करने के लिए इस स्लोप का पता करना जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएशन जो होता है बेसिकली वो फंक्शन का फंक्शन के स्लोप का फंक्शन होता है। बात समझ में? कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, ये आपने फंक्शन प्लॉट कर दिया, दिस कर्व इज द फंक्शन। इस फंक्शन का डिफरेंट पॉइंट पर जो स्लोप है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें, हर पॉइंट पर कैलकुलेट कर लें, तो उस कैलकुलेट करने को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के बारे में समझ लेते हैं। ओके, उसके लिए मैं यहां पहले ये बोर्ड साफ कर दूं। ओके, तो इसके लिए मैं एक कर्व प्लॉट कर लेता हूं। ओके, और ये सपोज कीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, एंड द कर्व इज दिस वन। ओके, ये हमारा कर्व है, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट दिस पॉइंट। ओके, मैं इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर मुझे एक टेंजेंट प्लॉट करना पड़ेगा। मैंने तो ये कह दिया कि टेंजेंट प्लॉट करना, लेकिन टेंजेंट प्लॉट करना इतना आसान भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूं, इससे थोड़ा सा पीछे चलता हूं, और एक स्पैन लेता हूं एक्स का। बात समझ में? तो थोड़ा सा इसके आगे चले, सपोज मैंने किया ये x2। ओके, तो मैं यहां पर पहुंच गया कर्व के। ओके, और मैं इससे थोड़ा सा पहले रहा x1 और यहां पहुंच गया। तो इस x1 और x2 इसको मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूं। ओके, ये मैंने मिला दिया। ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है। ये क्या बन गया? आपका सीकेंट बन गया। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं सीकेंट का, तो ये बहुत आसान होगा। इसका स्लोप निकालना बहुत आसान है, क्योंकि कर्व पर जनरली हम एंगल मेजर नहीं करते, हम चेंज इन एक्स एंड वाई मेजर करते हैं। अब यहां पर जो y होगा बच्चों, क्या होगा? यहां पर इसको मैं बोल दूं सपोज y1 एंड दिस इज y2। ओके, तो ये जो चेंज है ये बेसिकली किसके बराबर है? y2 माइनस y1 है या नहीं? इसी को मैं बोलूं चेंज इन y। तो अगर आप यहां पर एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे हैं, तो आपके ये समझ में आएगा कि ये डेल्टा y है। बात समझ में आई? और ये जो बेस है इस ट्रायंगल की, ये क्या चीज है भाई? डेल्टा x है। तो अगर मैं इस रेड वाली लाइन की यानी सीकेंट का स्लोप निकालना चाहता हूं बच्चों, तो मैं जो थीटा मेजर करूंगा वो यही मेजर करूंगा, थीटा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। क्या मेरी बात, सॉरी थीटा नहीं, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? चेंज इन y, और बेस कितना है? चेंज इन x। ओके, तो टेन थीटा से मुझे स्लोप ऑफ सीकेंट मिल गया। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि कर्व तो अलग है, कर्व तो ये रेड वाली लाइन है, और मुझे स्लोप यहां पर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि जो x2 है इसको क्लोजर लाता हूं। किसके? ये जो मेरा यहां पर, जहां पर मुझे सपोज कीजिए इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, इसको मैं जनरल कोई पॉइंट x बोल देता हूं। ओके, और इस x1 को भी बढ़ाकर x के नजदीक लेकर आता हूं।
तो मैं x को क्या करता हूं, x का जो स्पैन है यानी जो डेल्टा x है, इस डेल्टा x को मैं रिड्यूस करता हूं। क्या करता हूं मैं? रिड्यूस करता हूं। तो जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता हूं ये इस पॉइंट के नजदीक आ जाता है। सपोज कीजिए मैं यहां तक आ गया, ओके, मैंने डेल्टा x इतना कर दिया, ये मैंने डेल्टा x कर दिया, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इस व्यू को आपके एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा साफ नजर आएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिकली आप डेल्टा x हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट के नजदीक आ रहे हैं। जब मैं डेल्टा x छोटा कर देता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मेरे पास डेल्टा y भी क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट के करीब आता हूं तो एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि अगर मैं इस डेल्टा x को टेंडिंग टू जीरो कर दूं, यानी अप्रोचेस टू जीरो कर दूं, यानी इन्फिनिटिसिमली स्मॉल कर दूं, क्या कर दूं मैं? डेल्टा x को यहां पे लिखूं, नजर आ रहा है आपको? डेल्टा x को मैं अगर डेल्टा x को अप्रोचेस टू जीरो कर दूं, इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल का क्या मतलब होता है कि मैंने इतना छोटा कर दिया कि जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डेल्टा x को मैं कितना कर दूं? डेल्टा x को मैं क्या करता हूं, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल कर दूं। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसके कई लाख करोड़ गुना अगर बड़ा व्यू देखूंगा तो जो पॉइंट है वो बेसिकली जो कर्व होगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप इसको, ठीक है? और यहां का जो थीटा होगा वो, अब ये पॉइंट जो है वो यहां पर है और ये जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या है? डेल्टा x है जो कि टेंड कर रहा है किसको? जीरो को। तो यहां पर मुझे डेल्टा y मिल गया जो कि बेसिकली इसका परपेंडिकुलर है। अगर इस वक्त मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो वो स्लोप ऑफ द कर्व आएगा इस पॉइंट पर। क्या मेरी बात समझ में आई? डेल्टा x को जीरो करने की वजह क्या है? डेल्टा x को मैं क्यों जीरो करना चाहता हूं, या टेंडिंग, सॉरी जीरो नहीं करना चाहता हूं, टेंडिंग टू जीरो, यानी अप्रोच कराना चाहता हूं मैं जीरो के बराबर। क्यों कराना चाहता हूं? मैं इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कर्व यहां से जब मैं यहां तक पहुंचूं तो कर्व को मुड़ने का वक्त मिल जाए, कर्व को क्या होता है, बेंड करने का टाइम मिल जाए या बेंड करने की मोहलत मिल जाए। तो मैं ये नहीं चाहता ये कर्व बेंड हो, मैं ये चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। जैसे इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही, ये इसके ऊपर मैच नहीं कर पा रही थी, बात समझ में आई? लेकिन यहां पर क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो इस वक्त अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं टेन थीटा तो क्या हो जाएगा? ये बेसिकली डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन जब ये डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होता है तो फिर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x नहीं लिखता, तो मैं कैसे लिखता हूं? टेन थीटा दैट इज स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, ये डेल्टा जो है बेसिकली dy में तब्दील हो जाता है। समझ लीजिए, जब मैं बड़े चेंज की बात करता हूं तो डेल्टा लिखता हूं, ठीक है, ये बड़ा चेंज था। जब मैं छोटे चेंज की बात करता हूं, यानी इतना मैंने छोटा कर दिया कि वो जीरो को अप्रोच करने लगा, है ना, जीरो के बराबर नहीं होना है कभी भी, जीरो को अप्रोच करने लगा, तो फिर मैं डेल्टा ना लिखकर dy बाई dx लिखता हूं एंड इट इज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली दो लफ्ज से मिलकर बना है। अब मैं थोड़ा व्यू बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, डिफरेंशिएशन जो है ये बेसिकली दो आपके लफ्ज से मिलकर या वर्ड के मिल से बना है कि डिफरेंस, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, और ये बाद वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली क्या है? डिवीजन। ठीक है, ये क्या चीज है? डिवीजन, डिफरेंस, डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब ये देखिए, डिफरेंस ही तो है डेल्टा एक्स या सॉरी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये बेसिकली क्या है? डिफरेंस है। अगर इन्हीं का हम डिवीजन ले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो डी वाई ये क्या चीज है? डिफरेंस ऑफ वाई, ठीक है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन। और dx क्या चीज है? डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो dy बाई dx को हम क्या पढ़ते हैं, है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए। हम इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको और भी लिखने का कोई तरीका है? हाँ भाई तरीका है। जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब इसको मैं फंक्शन की टर्म्स में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। इसको फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं d फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको फंक्शन की टर्म्स में कैसे लिखता हूं? f डैश। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है अगर मुझे y का, तो मैं कैसे लिखूंगा? dy बाई dx। y की जगह फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का तरीका क्या है? f के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देता हूं। अब ये तो हुई एक थ्योरेटिकल बात, अभी आपके बहुत सारा समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। हम इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके बिल्कुल 100% सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, आई होप। ऐसा मेरा यकीन है कि आपके सब समझ में आ जाएगा। आप कुछ प्रॉब्लम इसकी करेंगे, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में कैसे हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। ओके, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कहां से आए हैं? अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानने में ना तो इंटरेस्ट होना चाहिए, ना आप जानने की कोशिश करिए। आप तो सिर्फ डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को इस्तेमाल करिएगा, इनको ऐसे फॉर्मूले की तरह यूज करिएगा। अगर आपको कोई बताए भी कि ये कहां से आए रिजल्ट, तो आप मत सुनिए उसकी बात, क्योंकि अननेसेसरी दिमाग पे लोड क्यों लेना। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, तो आपको जानना चाहिए, इनका डेरिवेशन भी आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, सबसे पहले मैं लिखता हूं, सपोज मैं कोई फंक्शन लिखूं y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का भी तो हो सकता है इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं लिखूं y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 हो सकता है। इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा? सपोज करिए y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा होगा। सपोज करिए ये 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा होगा। इसका स्लोप कितना आएगा ये बताइए? इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप कितना आना चाहिए? मैंने क्या बताया था? x एक्सिस की पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका स्लोप कितना? 0। तो याद रखिए, जब भी y कांस्टेंट होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx ऑफ ए कांस्टेंट, ऑफ ऑल द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेसिकली स्लोप ही तो होता है। तो स्लोप ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं y इज इक्वल टू -3। अब मैं dy बाई dx लिखना चाहता हूं, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? इसको 0, है ना। पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि x को आप कितना भी चेंज कर लीजिए, y के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो d चेंज इन -3, चेंज इन -3 कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं दूसरा रिजल्ट लिखता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा है मुझे, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, यानी कि d बाई dx ऑफ x रेज टू दी पावर n। याद रखिएगा, d से d मत काट दीजिएगा। बच्चे ये भी करते हैं कि d से d काट देते, d से d नहीं काटना, ठीक है।
ये तो लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का तरीका है। इसको कैसे लिखेंगे, इसका स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर x टू द पावर n को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, n टाइम्स x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू x की पावर 3, है ना, इस फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया। यहां पर n क्या चीज है, n एक कांस्टेंट है, ठीक है, n क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। यहां पर n कितना है, 3, यहां पर 3 रखना है, और x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो ये पहली एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। x की पावर मैं लिखता हूं -5, ठीक है, नेगेटिव पावर लिख लेते हैं। अब यहां पर अगर dy बाई dx निकालना है, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं लिखूंगा dx की पावर -5 अपॉन dx। इसमें क्या लिखूंगा, -5x की पावर -5 -1 फॉर्मूले का हिस्सा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा भैया, -5x की पावर -6। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हैं, और भी एक दो रिलेशन देख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी हम ये सेकंड वाले का ही कर रहे हैं एग्जाम्पल। सपोज कीजिए थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x दे रखा है, ठीक है। तो ये भी यही वाली फॉर्म है। कैसे फॉर्म है समझिए, मैं x को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो यहां पर n की वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चों, 1/2 के बराबर हो गई। ओके, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x की पावर -1/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, यानी डिफरेंशिएशन लेना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, d की पावर x की, नहीं माइनस कहां से लगा दिया, प्लस ही तो है, +1/2 ओके बाई dx इज इक्वल टू +1/2 x की पावर 1/2 -1। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। आधे में से एक चला गया तो क्या बचेगा, -आधा बचेगा, ठीक है। 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। ये माइनस पावर है तो नीचे ले आते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x। तो ये आपका कैसे हो गया, इसके बराबर हो गया। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। x की अगर कुछ भी पावर है, वो कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, n(x टू द पावर n-1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। ये आया कहां से, अगर बायोलॉजी की स्टूडेंट है आपको जानने में कोई इंटरेस्ट मत लीजिए आप कि ये आया कहां से, आप तो डायरेक्ट यूज करिए। ओके, अगर इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा है, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको जानना चाहिए, लेकिन इसे याद भी करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सॉरी, दो रिजल्ट हो गए। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू, है ना, पुराने वाले रिजल्ट पर ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, यहां पे तो x के साथ कुछ और आ भी गया, तो बहुत सिंपल है। जब मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x की पावर 3, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म है बच्चों, ये kx की पावर m। इसका रिजल्ट क्या होता है, km, k और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर n-1, ठीक है। इसका रिजल्ट ऐसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 x की पावर 3-1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 15x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल है, वही पुराने वाला फॉर्मूला है, बस मॉडिफिकेशन क्या है, यहां पर x, यहां पर जो कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है, वो 1 नहीं है, 5 है। तो आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के और मैं प्रॉब्लम बाद में कराऊंगा, अभी आप बेसिकली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको समझ लीजिए, ठीक है। एक तीसरा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो सबसे ज्यादा, जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। अगर y ऐसे लिखा हुआ है, e रेज़ टू द पावर x लिखा हुआ है,
याद रखिए सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा आसान है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो ये हमेशा e रेज़ टू द पावर x ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला अगर e रेज़ टू द पावर x है। बात समझ में आई? e रेज़ टू द पावर x एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप उसी कर्व पर आता है, तो वो बदलता ही नहीं। क्लियर हो गई? चौथा स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे एक फंक्शन लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, साइन एक्स लिख देता हूं, थीटा नहीं लिखता, ठीक है, साइन एक्स। तो इसका अगर मैं ये dy बाई डी एक्स पता करना है, यानी डिफरेंशिएशन पता करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये बात याद रखनी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। पांचवा लिखता हूं, अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोसाइन फंक्शन फॉर एग्जांपल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस टाइम साइन एक्स होता है। ये बात याद रखिएगा, यहां माइनस लगेगा, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, लेकिन जब कॉस से साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आता है, साइन तो आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आता है। ओके, नेचुरल लॉग, छठा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है y इज इक्वल टू, अगर दे रखा है नेचुरल लॉग ऑफ x और मुझको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो मैं कैसे लिखूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके, कोई और इंपॉर्टेंट रिजल्ट रह गया हो? नहीं, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए। अब कुछ रूल्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एक तो सम का है, एक प्रोडक्ट का है और एक डिफरेंस का है, वो और सीख लीजिए। आपका आपके लिए जो डिफरेंशिएशन है वो तकरीबन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद अब मैं क्या लिखवाऊंगा? इंपॉर्टेंट रूल्स। ये फार्मूले बच्चों याद कर लेने, ये टोटल फार्मूले करीब 20-25 हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा। अलग से हम फार्मूले की शीट भी दे देंगे आपको, आप हमसे मांग भी सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। और अब क्या लिखवाऊंगा मैं? इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहले सम और डिफरेंस का रूल। सपोज कीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y1 इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, कोई फंक्शन है, अब दो फंक्शन है, उनका सम और डिफरेंस हो रहा है, तो दो हैं तो मैं 1 और 2 ऐसे नोटेशन यूज करूंगा। y2 इज इक्वल टू fx, ये भी x का फंक्शन है, और कहीं पर मुझे इस बात की जरूरत पड़ रही है कि y1 प्लस y2 करूं और इसका डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके बराबर होता है? अच्छा, खाली सम ही नहीं हो सकता, डिफरेंस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस y2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y1 प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग, और जो साइन यहां पर लगा हुआ था प्लस या माइनस, वो साइन आप लगा देंगे, बस बात खत्म हो गई। इसकी कोई एग्जांपल? तो ये इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली सम और डिफरेंस का, है ना। इंपॉर्टेंट रूल है कौन सा? सम और डिफरेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल y1 में लेता हूं आपके साइन x, y1 किसके बराबर लेता हूं मैं? साइन x, है ना। और y2 में लेता हूं कोई दूसरा फंक्शन लेता हूं, सपोज कीजिए e की पावर x, ओके, ऐसा फंक्शन हो सकता है। अगर मैं निकालना चाहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2, ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर x, इजंट? साइन x का कितना हो जाएगा बच्चों? साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस साइन लगा दूंगा बीच में, और ई रेज टू दी पावर x का चेंज नहीं होता, तो यही बेसिकली आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दो अलग अलग फंक्शन का क्या मतलब है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। कोई तीसरा भी हो सकता है ना, तीसरा भी फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, हजार तरह के फंक्शन हो सकते हैं, ओके। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों वो क्या है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, इसी को चेन रूल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अब यहीं पर दो फंक्शन है, y1 इज इक्वल टू fx, y1 कोई फंक्शन है x का,
और दूसरा फंक्शन है y2 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी x का फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन है और हमें जरूरत ये पड़ रही है कि हम डिफरेंशिएशन निकालें दो फंक्शन के प्रोडक्ट की, यानी y1 मल्टीप्लाइडेड बाई y2, है ना, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या भाई, ध्यान से समझ लीजिए। इसका तरीका बहुत सिंपल, फार्मूला y2 लिखेंगे dy1 बाई dx लिखेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे y1 लिखेंगे dy2 बाई dx लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि दोनों फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। दोनों फंक्शन को क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, और ऑल्टरनेटिवली दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर कर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं कि यहां पर sin x दे रखा था और e रेज़ टू द पावर x दे रखा था, ये दोनों फंक्शन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू द पावर x, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसका रिजल्ट होगा e रेज़ टू द पावर x, साइन का होगा आपका cos x, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा, प्लस अब मैं क्या लिखूंगा, sin x लिखूंगा, sin x और e रेज़ टू द पावर x ऐसे लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर प्रोडक्ट, दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, ये रूल याद करना है। एक इंपॉर्टेंट रूल और है, डिवीजन का रूल, वो और लिख लेते हैं, फिर आपकी फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग की कहानी है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे कि इसको कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत से डिफरेंट फंक्शन के आपके डिफरेंशिएशन करके यहां पर अपलोड कर देंगे। डिवीजन, ये बेसिकली क्या है, तीसरा रूल। इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कोई दूसरा फंक्शन है y2 इज इक्वल टू एफ एक्स। ये दोनों x के फंक्शन है। बात समझ में? फंक्शन हम तभी कहेंगे जब सेम वेरिएबल के होंगे, अलग वेरिएबल के होंगे तो उसका अलग चेक करें, वो आपको अलग प्रॉब्लम में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और सिचुएशन ये है कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है y1 अपॉन y2 का, है ना, डिवीजन हो गया ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझ लिए। इसके फॉर्मूले में न्यूमरेटर भी आएगा और डिनोमिनेटर भी आएगा, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको मैं पहले लिखूंगा y2 और डिफरेंशिएशन में करूंगा y1 का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा। याद रखिए ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है। फिर मैं y1 लिखूंगा और डिफरेंशिएशन लिखूंगा सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लिखूंगा। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला क्या बना, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बात समझ में? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो आई होप कि आपकी इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपके डिवीजन तक समझ में आ गया तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसी वीडियो के अंदर लगा दी जाएंगी, है ना, इसी वीडियो में लगा दी जाएंगी। आप उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपके डिफरेंशिएशन काफी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन को लेंगे। ओके।